गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। आज है 18 नवंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में आप लोग जान पाएंगे कि आगामी खेल आयोजन पर्टिकुलर कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं, उनका जो प्लेस है वो भी जान पाएंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछती हूँ। डेली मॉर्निंग में सुबह आप लोगों को ये लेक्चर मिल ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर में आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो हाल ही में भी जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 15 नवंबर को अभी हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। वहीं भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा कहाँ की गई है? तो आइसलैंड में भी आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। कब? भूकंप के आने के बाद। वहीं पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है। किसके ऊपर बेसिकली बनाया गया है? 800 मूवी जो है बायोपिक है वो मैथ्यू मुरलीधरन के ऊपर इस पिक्चर को बनाया गया है। वहीं भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को किस देश से सुरक्षित वापस लाया गया है? तो ईरान से लेके आया गया है। वहीं किस राज्य में 9 मेतई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है? तो मणिपुर में अभी बेसिकली जो है 9 मेतई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर गैर कानूनी घोषित किया गया है। वहीं किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर बनने की संभावना को व्यक्त किया गया है? तो कनाडा में जो है अब दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर बनाया जाएगा। वहीं 10th नंबर की आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो याद रखेगा जकार्ता में, यानी कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता में, वहां पर किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में एलओसी और एलएसी पर तैनात करने के लिए किस देश ने 4 हेमिस 900 ड्रोन खरीदा है? तो इसराइल के द्वारा जो है अभी हमने 4 हेमिस 900 ड्रोन को खरीदा है। तो याद रखिएगा कल की लेक्चर में बेसिकली यहाँ पे मैंने 450 लिखा था, तो आपको याद रखना है ये 900 वाला ड्रोन जो है अभी खरीदा गया है इसराइल से, जो कि 4 लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 42 राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ कहाँ इसकी शुरुआत की गई? तो नई दिल्ली में अभी जो है 42 नंबर की यानी कि 42वें राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ की गई है? नई दिल्ली में की गई है। यहाँ हमने क्या है क्विक रिवीजन। तो अब चलिए तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ बात करेंगे आगामी खेल आयोजन के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर जो भी कंपटीशन है या फिर जो की प्रतियोगिता है वो पर्टिकुलर किस स्थल पे किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे प्रतियोगिता है और राइट हैंड पे आप देख पाएंगे आयोजन स्थल दिए गए हैं। वहीं 9 नंबर की फीफा महिला विश्व कप 2023 की बात करें तो ये कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में किया जाएगा। वहीं 23 नंबर की फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 की बात करें तो ये कहाँ पे होगा? तो याद है कि कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं एशियन फुटबॉल को फेडरेशन की बात करें जो कि एशिया कप 2027 में ये सऊदी अरब में किया जाना है इसका आयोजन। वहीं 9th नंबर का आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 में कहाँ होगा? तो याद रखिएगा बांग्लादेश में इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं 30 नंबर की बात करें कि पुरुष आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2023 में कहाँ होगा? तो यानी भारत में। अभी की बात करें तो अभी जो है भारत में ही इसका आयोजन चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार बना के जरूर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। वहीं 9th नंबर की पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो आयोजन स्थल है यहाँ पे वेस्ट इंडीज एंड यूएसए है। नेक्स्ट है कि 10th नंबर का पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की बात करें तो इसका जो आयोजन स्थल है वो याद रखिएगा भारत है और श्रीलंका है। साथ ही यहाँ पे आपको याद रखना है कि 14 नंबर का पुरुष आईसीसी ओडीआई, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या 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 याद रखना है? ओडीआई है, ठीक है। ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2027 कहाँ होगा? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया में होना है इसका आयोजन, ठीक है। 33 नंबर के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन स्थल कहाँ रहेगा? पेरिस, फ्रांस में होने वाला है। साथ ही 34 नंबर की बात करें यानी 34 नंबर के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2048 में 2028 में, ठीक है, 2028 में बेसिकली कहाँ पर होगा? तो लॉस एंजलिस और के अमेरिका में होगा, ठीक है। तो याद रखना अमेरिका में होगा, वो भी कहाँ पे? लॉस एंजलिस में। नेक्स्ट है कि 20 नंबर की एशियाई खेल 2026 में कहां पर होगा? तो आईची व नागियो यानी कि जापान में इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में कहां होगा? तो भारत में इसका आयोजन किया जाना है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जो भी इंडिया में होंगे ना तो आपको उसके ऊपर बेसिकली स्टार बना के रख लेना है। नेक्स्ट है कि कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन जो है कहाँ होगा? तो इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जाना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे बात किया है आगामी खेल आयोजन के बारे में, जो किसी भी एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है।
सो आज है 18 नवंबर 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में अभी एडल गिव हुन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में नंबर 1 दानवीर कौन रहा है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा शिव नादर। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो शिव नादर की बात करें जो कि अभी एडलविन हुन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में सबसे नंबर 1 पर आए हैं ये दान देने में। तो आपको इनकी इमेज को याद रखना है, तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में। इनका नाम क्या है? शिव नादर। सो बात करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो आपको याद रखना है शिव नादर जो कि संस्थापक है किसके? HCLTech के हैं, जिनके द्वारा उनके परिवार और एडल गिव हुन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष स्थान इनका बरकरार रखा गया है इनके द्वारा। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इन्होंने 2042 करोड़ रुपए का पर्याप्त दान दिया है, जो कि लगातार 5वां वर्ष है इनके थ्रू। वहीं जो है अभी विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेमजी और उनके परिवार के द्वारा 1774 करोड़ रुपए बेसिकली अभी जो है इनके द्वारा दान दिया गया है, और इनके द्वारा भी जो है इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया गया है। वहीं इस सूची में सबसे कम आयु के परोपकारी निखिल कामत का भी नाम जोड़ा गया है, जिन्होंने अभी वित्त वर्ष 2022-23 में बेसिकली इनके द्वारा जो दान दिया गया है वो याद रख सकते हैं आप लोग, कितना? 110 करोड़ रुपए का दान दिया गया है। वहीं आपको इसमें ये भी याद रखना है, अभी जो है इसमें एडल गिव हुन इंडिया परोपकारी लिस्ट के मुताबिक वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा दान देने वाली भारतीय महिला, तो इनका नाम क्या? रोहिणी नीलकर्णी है, जिनके द्वारा अभी जो है दान दिया गया है। और ये को फाउंडर है किनके? इन्फोसिस के को फाउंडर है नंदनी, और ये नंदन नीलकर्णी की ये पत्नी है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। भारतीय महिला पूछे तो रोहिणी को आपको याद रखना है। सबसे कम उम्र के कौन है जिनके द्वारा अभी जो है इसमें बोल सकते हैं कि 2022-23 में दान दिया गया है, तो 110 करोड़ रुपए का दान दिया गया है निखिल के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो टॉप 10 रैंक में है जिनके द्वारा जो है 2023 में सबसे से ज्यादा दान दिया गया है, तो इनका नाम है शिव नादर के द्वारा जो है, जो कि इनकी कंपनी है। इनकी कंपनी का क्या नाम है? HCLTech है। जिनकी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं, इन्हीं का नाम है शिव नादर। इनके द्वारा जो है सबसे ज्यादा दान दिया गया है, और ये टॉप 1 रैंक इनके द्वारा ली गई है। वहीं आपको यहाँ पे याद रखना है सेकंड नंबर पे कौन है? तो आजिम प्रेम जी हैं। थर्ड नंबर की बात करें तो मुकेश अंबानी है, ठीक है। फिर कुमार मंगलम है, गौतम अडानी है, बजाज फैमिली है, अनिल अग्रवाल है, नंदन निखिलन है। और यहीं पे आप लोग देख पाएंगे कि पर्टिकुलर सभी को यहाँ पे 10 रैंक दी गई है। तो आपको एक बार यहाँ से नजर फेर लेनी है ताकि आपको याद रहे पर्टिकुलर 2023 में किसके द्वारा सबसे सही ज्यादा दान दिया गया है। वहीं सबसे कम उम्र के जो है जिनके द्वारा 110 करोड़ रुपए दिया गया है, इनका नाम है निखिल। इनके द्वारा ही जो है अभी सबसे कम उम्र के हैं जिनके द्वारा दान दिया गया है। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में भी रोहिणी के द्वारा जो है सबसे ज्यादा बेसिकली महिला होते हुए भी इनके द्वारा दान दिया गया है। तो इनके टॉप 10 में जो है ना इनका भी नाम यहाँ पर है, तो इनको याद रखना है आपको, ठीक है। बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप वनडे में सबसे ज्यादा 4 बार 5 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है? मोहम्मद शमी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो इमेज में आप लोग देख पाएंगे जो कि न्यूजीलैंड के साथ बेसिकली जो हमारा मैच हुआ था उसमें जो है यहाँ पर शमी जी के द्वारा भी बेसिकली बोल सकते हैं कि लगातार 7 विकेट लिए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। मुंबई में हुए सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट लेने के शानदार प्रदर्शन के बाद मोहम्मद शमी 2023 में क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। वहीं बात करें कि मोहम्मद शमी ने 2023 में एक दिवसीय विश्व कप में क्रिकेट के मामले में सबसे आगे रहे हैं, और भारत के वरिष्ठ तेज गेंदबाज के रूप में 6 मैचों में इनके द्वारा 23 विकेट लिया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर है, इनका नाम है एडम जिम्पा। इनके द्वारा 9 मैचों में 22 विकेट हासिल करके वनडे कप 2023 में विकेट लेने वाले की सूची में बात करें तो दूसरे नंबर पे हैं। तो आपको दोनों की रैंक को याद रखना है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसमें यहाँ पे ये याद रखना है कि सुपरस्टार शाहरुख खान जी के द्वारा बेसिकली अभी जो है विश्व कप 2023 का अभियान जो है ईट
ये टैक्स वनडे लॉन्च किया गया है, जो कि आपको याद रखना है इसी के साथ ही कि आईसीसी विश्व कप 2023 में 23 जो है भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है और 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन होना है। तो जो कि फाइनल मैच होगा वो आपका कब होगा, 19 नवंबर 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में बेसिकली जो है 10 टीम भाग ले रही हैं, जिसमें से भारत है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, जो कि 20-23 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग में अपने प्रदर्शन के आधार पर सीधे क्वालिफाई करेंगे। तो आपको इसके बारे में याद रखना है टोटल कितनी टीम इसमें भाग ले रही है, तो पूरे के पूरे 10 जो टीम है, 10 टीम है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। वही जान लेते हैं एक बार आईसीसी के बारे में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में जानेंगे। तो यह क्या है, एक क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है, जिसकी स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि के द्वारा किया गया था। वहीं 1989 में इसका नाम बदलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया। फिर आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि बेसिकली काम क्या करता है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे आईसीसी के द्वारा जो है आचार संहिता लगाया जाता है, खेल में स्थिति को देखा जाता है, निर्णय समीक्षा प्रणाली व अन्य आईसीसी नियमों की अध्यक्षता कौन करता है, आईसीसी के ही द्वारा किया जाता है। और आपको ये भी यहाँ पे याद रखना कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा दुबई संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में आईसीसी का क्या है, मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हाल ही में जो है जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने जनजातीय समूह के लिए 24,000 करोड़ रुपए की किस योजना को लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया गया है। कब, जब जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि जनजातीय गौरव दिवस को कब मनाया गया है। तो चलिए इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। तो झारखंड के रांची में खूंटी जिले में बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें आदिवासी समुदाय कल्याण के लिए 24,000 करोड़ रुपए को बोल सकते हैं कि 15 नवंबर से ही इसकी शुरुआत कर दी गई है। इसके तहत जो है झारखंड के ट्राइबल कार्ड्स के लिए यहाँ पर कई आदिवासी जनजातियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम को भी चलाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये आदिवासी से समूह से संबंधित है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो आपको याद रखना है विराट कोहली जो है, अब तक इनके द्वारा 50 शतक जो है लगा लिया गया है और ये ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपको याद रखना है विराट कोहली करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो विराट कोहली के द्वारा जो है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी शतक को पूरा कर लिया गया है, जो कि 50वां शतक है इनके द्वारा। ठीक है, इसमें इनके द्वारा वनडे में 50 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर के नाम जो है 49 वनडे शतक हैं। तो आपको दोनों के बारे में याद रखना है, जो कि इन्होंने जो है अभी विराट कोहली के द्वारा जो है यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, यानी 49 शतक से ज्यादा एक शतक बना लिया है, 50 शतक कर लिया गया है किसके द्वारा, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में पराली जलाने से निपटने के लिए धान की कौन सी किस्म को विकसित की गई है, तो याद रखिएगा अभी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि पूसा 2090 के द्वारा अभी जो है धान की एक किस्म है, जो कि अब जिसके द्वारा जो है पराली जो है जलाने की यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए जो है पूसा 2090 की धान है, जिसको यहाँ पर एक तरीके का किस्म है धान की, इसको यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, तो इसमें जानते हैं कि नंबर 2023 में धान की नई किस्म पूसा 2090 विकसित की गई है। इस किस्म का विकास जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के द्वारा किया गया है। ये जल्द ही पकने वाली जेपोनिका चावल प्रजाति है। ये तुलनात्मक पैदावार रखते हुए जो कि 120 से 125 दिनों में छोटी अवधि में भी पक भी जाती है। वहीं पूसा बोल सकते हैं कि 2090 और पूसा 44 का उन्नत संस्करण है। इसका विकास जो है मुख्यतः पंजाब हरियाणा के किसानों के लिए किया गया है। ये पराली जलाने की समस्या से निजात दिलाने का काम करेगी। धान की नई किस्म किसानों की अगली फसल के लिए अपने खेत में तैयार करने के लिए लगभग 30 दिन का समय भी देती है, जिससे इसे बोल सकते हैं कि इससे खेत में जो है पराली जलाने की जो आवश्यकता पड़ती है वो अब जो है किसानों को नहीं जलानी पड़ेगी। तो इससे बेसिकली देखा जाए तो क्या होगा कि इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा इससे फायदा पहुंचेगा और किसानों को भी इससे लाभ पहुंचेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6, हाल ही में 2023 में दूसरी भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है, यानी कि सेकंड इंडियन यूनिकॉर्न कंपनी ऑफ 2020 कौन है, तो याद रखिएगा इनक्रेड हुडको है। ठीक है, क्या नाम है, इनक्रेड हुडको जो है 2023 की दूसरी भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। कोई कंपनी जो है यूनिकॉर्न कब बनती है, तो याद रखिएगा स्टार्टअप को बेसिकली यूनिकॉर्न तब कहा जाता है जब उसका मूल्य बोल सकते हैं कि वैल्यूएशन किया जाता है जब उसमें $1 अरब से भी ज्यादा होता है, तब उस कंपनी को क्या बोल दिया जाता है, तो याद रखिएगा यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो आपको ये नंबर याद रखना है, यानी कि वैल्यूएशन जब उसका किया जाता है तब उसका बोल सकते हैं कि $1 अरब से ज्यादा होना चाहिए, तभी कोई कंपनी क्या क्या हो पाती है, यूनिकॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा संदीप मेहता जी को किया गया है। वहीं ऑगस्टन जॉर्ज मसीह को किया है, सतीश चंद्र शर्मा जी को किया गया है। यानी कि पर्टिकुलर जो तीन बोल सकते हैं यहाँ पे, जो तीनों आप लोग देख रहे हैं जज, इन तीनों की नियुक्ति की गई है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बोथ ऑफ दीज। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे तीनों जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, संदीप, ऑगस्टन और सतीश। तो तीनों को अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो है अभी इनकी नियुक्ति की गई है न्यायाधीश के रूप में। वहीं सुप्रीम कोर्ट कॉलिज्म की सिफारिश पर केंद्र सरकार के मुहर लगाने के बाद चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और चीफ जस्टिस ऑगस्टन जॉर्ज मसीह और चीफ जस्टिस संदीप मेहता को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट को लॉन्च किया गया है, तो वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट इंटरनेट है वो लॉन्च किया गया कहाँ पर, चाइना में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। फीडबैक देने में आपको बिल्कुल बोल सकते हैं कि चंद सेकंड लगती हैं, तो आपको लाइक करना है अगर वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो अगर आपको अच्छी नहीं लगती है आप तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपका काम है फीडबैक देना, तो प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। यहाँ बात कर लेते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो चीन ने जो है दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट को लॉन्च कर दिया है। यह दुनिया के बाकी इंटरनेट से 10 गुना तेज इंटरनेट रहेगा, जो कि चीन के सिगाऊ विश्वविद्यालय और चाइना मोबाइल हुआई हुआई टेक्नोलॉजी और सीनेट कॉर्पोरेशन के सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है। ये इंटरनेट सर्विस लगभग जो है 1.2 टीबी प्रति सेकंड की स्पीड से प्रदान करेगी नेट को। पहले संभावना थी कि चीन जो है ये इंटरनेट सेवा आगामी 2025 तक लेके जाएगा, लेकिन जो है अभी ही इसने लॉन्च कर दिया है। वहीं दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट चीन के प्रमुख शहरों यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जो कि 3000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला। यह सबसे तेज नेटवर्क चीन के बीजिंग, वुहान और गुआंगझो के मुख्य रूप से जोड़ने का काम करेगा। वहीं अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का इंटरनेट चीन के इंटरनेट सेवा से कई गुना पीछे है। तो आपको इसके बारे में भी याद रखना है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको इतना याद ही रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इसके बारे में बात करते हैं। हाल ही में सहारा समूह के संस्थापक थे जिनका अभी निधन हो गया है, तो इनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा इनका नाम है सुब्रत रॉय। तो सुब्रत रॉय की बात करें तो इनका जो है अभी निधन हो गया, जो कि सहारा ग्रुप के संस्थापक यानी चेयरमैन थे। अब बात कर लेते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो सुब्रत रॉय की बात करें तो इनका जन्म जो है 10 जून को हुआ था 1948 में, बिहार की अररिया में इनका जन्म हुआ था। और ये सहारा इंडिया के संस्थापक यानी कि इन्होंने जो स्थापना की थी सहारा इंडिया की, तो 1978 में यानी 1978 में इसको स्थापित किया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू किया गया था इनके द्वारा इनका बिजनेस, और अररिया में बिहार का सबसे पहला ब्रांच खोला गया था इनके द्वारा। वही सहारा इंडिया परिवार भारत का बहु व्यापारिक कंपनी है। इसका कार्य है वित्तीय सेवाएं देना, गृह निर्माण वित्त यानी कि हाउसिंग फाइनेंस देना, वही म्यूचुअल फंड, बीमा, जीवन बीमा, नगर निगम, रियल एस्टेट पे काम करना, वही अखबार व टेलीविजन, फिल्म निर्माण, खेल सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, पर्यटन, उपभोक्ता सामग्री सहित अनेक क्षेत्रों में इनका जो है बोल सकते हैं कंपनी जो है इनके द्वारा खोली गई है इन पर्टिकुलर फील्ड्स में। तो इनके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 है और वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभी जो है बोंगो सागर 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया है, तो याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में बेसिकली जो है बोंगो सागर 23 अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज जो है किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो कि वनडे टाइप के एग्जाम होते हैं उन सभी में पूछे जाते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जो कि बोंगो सागर का तीसरा संस्करण जो है पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में शुरू
किया गया है। यह एक वार्षिक अभ्यास है। इस अभ्यास का दूसरा संस्करण 2020 में बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। इसका जो अभ्यास का उद्देश्य है वो बेसिकली क्या है, तो दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास संचालन के व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से उच्च स्तर के अंतर संचालनीयता और संयुक्त परिचालन और कौशल को विकसित करने का काम करती है। इसलिए जो है दोनों देशों के नौसैनिकों के द्वारा इस बोल सकते हैं कि अभ्यास का आयोजन किया जाता है और दोनों इसमें शामिल होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग मैप में देख लीजिएगा, ये आप लोग देख पाएंगे जो ऑरेंज कलर से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि है बांग्लादेश है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बॉर्डर भी दिखा दिया है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर है इंडिया। आप लोग देख पाएंगे यहाँ से जो है गंगा रिवर आती है आपके यहाँ पर बोल सकते हैं, जो कि बांग्लादेश में आती है, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर देख पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश को जो है नदियों का देश कहा जाता है। क्या क्या कहते हैं, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। और यहाँ की कैपिटल क्या है, ढाका जो है यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी की बात करें तो याद रखिएगा बांग्लादेशी टका है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो इनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन। और प्रधानमंत्री जो कि आप सभी को पता है शेख हसीना जो है यहाँ की प्रधानमंत्री है। राजधानी आप लोगों को मैंने बता दिया है टका है। अब आपको को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि गंगा को बेसिकली बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो छोटू सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा। अब आप यहाँ पे बात करेंगे तो क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करेंगे आज की। तो हाल ही में 10 नंबर का आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, जल्दी से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है अभी। और यहाँ पर है वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में चेंज ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया है, तो आरबीआई को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, बाय बाय गाइस, और लव यू गाइस, टेक केयर।